एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के 10वें चैप्टर का 10वें लेसन का आज हम रिव्यू करने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जिसका टाइटल है कन्फ्रंट योर फेयर्स एंड ग्रो। अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। क्या ज़बरदस्त टाइटल है। इस चैप्टर के शुरू में ही रॉल्फ वाल्डो एमर्सन का एक बहुत ही फेमस सेइंग है, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज़ सर्टेन। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डर है उसका सामना करो और उस डर की मौत हो जाएगी। मतलब जो भी आपका डर है उसको फ़ेस करो और फिर वो डर जो है ना गायब हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, डर की ही डेथ हो जाएगी। तो ये रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का कोट है, बहुत फ़ेमस है ये। अब इस चैप्टर में राइटर कह रहा है कि मैं अपनी एक इवेंट के बारे में बता रहा है कि अपनी लाइफ़ के वो एक लाइफ़ चेंजिंग उन्होंने सेंटेंस सुना एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम था गिल ईगल्स। वो उनके सेमिनार में एज़ एन ऑडियंस बैठे हुए थे और गिल ईगल्स का वो सेंटेंस जिसने राइटर कहते हैं कि मेरी लाइफ़ चेंज कर दी। वो एक गिल ईगल्स जो थे एक बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन कर दे रहे थे सेमिनार में और वहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकम्फर्टेबल। कि आप अगर लाइफ़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, आराम की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो ये राइटर कहते हैं कि इस सेंटेंस ने मेरी जो है ना लाइफ़ चेंज की। अगर आप ये किसी भी गोल के हर तरह के गोल के ऊपर अप्लाई होता है। आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आपको यही अप्लाई रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप कुछ भी गोल अचीव करना चाहते हैं, आपको यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। टू अचीव योर गोल्स एंड यू रियलाइज़ योर पोटेंशियल, यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकम्फर्टेबल, टू डू थिंग्स दैट यू आर अफ्रेड टू डू। अपना कोई भी गोल हो आप और अचीव करना चाहते हो और अपने ट्रू पोटेंशियल को आप रियलाइज़ करना चाहते हो, तो आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, आराम की आदत छोड़नी पड़ेगी और अपने जो डर हैं आपके, जो फ़ियर्स हैं आपके, उनका भी सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से जो है ना आप अपने ट्रू पोटेंशियल को जान सकते हैं कि आपका असली पोटेंशियल है क्या। ये बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन फिर भी जो है ना ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, फ्राइटनिंग सिचुएशन हो जाती है कोई भी न्यू एक्टिविटी करने के लिए ये लोग आसानी से जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दे बैक अवे फ्रॉम देयर फियर्स, वो अपने डर को सामने नहीं करते, डर से दूर भाग जाते हैं। वो एक्शन ही नहीं लेना चाहते, एक्शन नहीं लेते ये क्योंकि लोग ना अ, इसकी आसान नहीं होता लोगों के लिए। राइटर कह रहे हैं कि आई डिड फॉर 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन टेल यू विदाउट हेजिटेशन दैट्स इज लूजिंग स्ट्रेटजी। राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल यही किया है कि अपने डर और फेयर्स का सामना ही नहीं किया, उनसे भागता रहा, बचता रहा। और राइटर कह रहा है कि मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है कि ये लूजिंग स्ट्रैटेजी है। आप कुछ नहीं हासिल करोगे, ये लूजिंग स्ट्रैटेजी है, हार जाओगे। जो भी आपका गोल होगा, नहीं अचीव कर सकोगे। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होगा लाइफ में इस दुनिया में यकीनन उसने अपने डर का सामना किया होगा। विदाउट इसके किसी ने भी अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ ही नहीं किया होगा और वो सक्सेस हासिल नहीं की होगी। अब राइटर कह रहा है कि अपने डर को, अपने फ़ियर्स को जो है ना आप एग्ज़ामिन करो कि आपके डर हैं किस तरह के, क्या डर हैं आपके? अम, अक्सर ऐसे ही होता है कि अपने डर का जब भी हमें कोई सामना करना पड़ता है तो हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम नहीं हम पैरालाइज़ की किस्म की एक सिचुएशन हो जाती है। हमने थरथल्ली सी बोलते हैं ना, थरथल्ली सी मच जाती है कि भई कोई न्यू एक्टिविटी आपके ऊपर आप क्यों करो न्यू एक्टिविटी? कोई भी न्यू चैलेंज फेस करना पड़े तो आपको एक डर सा आ जाता है कि यार क्यों करें हम? एक अजीब-सी सिचुएशन होती है कि इंसान जो है ना उसको अडॉप्ट ही नहीं करता। अ, जब भी कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी आपको करनी पड़ जाए ना कि लेट्स से कि कोई आप एक कंफर्ट ज़ोन में चले गए हैं अपनी किसी जॉब के अंदर और अब वही आपके ट्रू पोटेंशियल को वहाँ उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा पा रही और अब आपको करना तो ये चाहिए कि जॉब स्विच करनी चाहिए, लेकिन लोग उसी कंफर्ट ज़ोन में पूरी लाइफ़ गुज़ार देते हैं और वो जॉब स्विच नहीं कर पाते और अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं रियलाइज़ कर पाते। क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, हर कोई ये नहीं कर पाता। हर किसी के लिए एक फ़ियर का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। अगर कोई बंदा किसी एक चीज़ से डरता है, वो दूसरे बंदे के लिए वही डर बिल्कुल मामूली सी चीज़ होती है। तो हर किसी के जो है ना फ़ियर ऑफ थ्रेशोल्ड अलग-अलग होते हैं।
अच्छा, किसी के लिए मिसाल के तौर पे किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग हलवा होती है और किसी के लिए तो ये टाँगें काँपने जैसी हो जाती है और इसी तरीके से किसी के लिए न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के लिए तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना ऐसे होता है जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, न्यू वेंचर्स को ओपन करना इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए बहुत ईज़ी होता है। तो हर किसी के लिए फेयर्स अलग-अलग होते हैं। इसी इसी तरीके से किसी को राइटर के मुताबिक किसी को डेट पे लेके जाना है और वो किसी से पूछना है उससे, तो ये मुश्किल होती है किसी से बात करने के लिए, अपने लव्ड वन्स से बात करने के लिए या किसी से डायरेक्शन पूछनी हो किसी न्यू अनजान बंदे से, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। किसी भी अनजान बंदे से बात करना हर कोई इससे काफ़ी लोग जो है इससे अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ईज़ी हल वैसी सिचुएशन होती है। क्योंकि ये हर किसी का फेयर है, अलग-अलग फेयर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर किसी का फेयर ऑफ थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ ट्रिवियल और सिली यू बिलीव योर फियर्स मे बी, दिस लेसन अप्लाइज टू यू। मतलब आपका किसी भी कोई भी डर हो दुनिया में, आपको किसी भी तरह का डर हो, जैसे मैंने मिसालें दी हैं, किसी से अनजान बंदे से बात करना, किसी से या पब्लिक स्पीकिंग या न्यू बिजनेस या जॉब स्विचिंग, कुछ भी हो, हर किसी के अलग अलग डर हैं, फियर्स हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये रूल्स जो है ना आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। रूल कौन से हैं, जैसे कि आपको अपने यू हैव टू यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अच्छा, जब भी अ, इसके बगैर ये रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा, कोई भी आपका गोल हो। अच्छा, अब राइटर कह रहा है कि यू हैव टू फेस योर फियर्स। अब अपने डर का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल रिस्क या कोई ऐसा कोई डर हो जिससे कोई आपको इंजरी हो सके, वो वाले डर के सामने की बात नहीं है कि जैसे राइटर कह रहा है कि छत से छलांग लगा देना या बंजी जंपिंग करना, इस तरह की चीज़ें नहीं है। इससे तो यकीनन हाँ, डर लगता ही होगा हर किसी को, राइटर कह रहा है, मुझे खुद भी लगता है। तो इस तरीके की चीज़ों की बात नहीं है, बल्कि राइटर ये बोल रहा है कि मैं उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए कह रहा हूँ जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। उन चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इन सिचुएशन में जो है ना आपको अपने डर का सामना करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में जो है कुछ अचीव कर पाते हैं। अच्छा, आप कंफर्ट ज़ोन क्या चीज़ होती है? कंफर्ट ज़ोन बेसिकली वो टास्क होते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे विदाउट एनी फेसिंग योर फियर्स आप काम करते हैं और विदाउट एनी विद अपना पसीना बहाए, मिसाल के तौर पे। वो जो कोई भी काम हो सकते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों से बात करना, कोवर्कर्स से बात करना, फिलिंग आउट डेली पेपर वर्क ऑफ योर जॉब, अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी आपका लिखने पढ़ने का काम है वो। ये इस कंफर्ट ज़ोन के काम है। कंफर्ट ज़ोन में बहुत से चीज़ें आ सकती हैं जिसमें आपको विदाउट आपके कोई अपने फ़ियर का सामना किए बगैर आप कोई भी काम करते हैं। अब ये कंफर्ट ज़ोन है, मगर इसी लेवल पे आप चलते रहेंगे, अपने फ़ियर का सामना नहीं करेंगे, तो आप यकीनन उस सर्कल से, उस कंफर्ट ज़ोन से कभी भी बाहर निकल के कोई न्यू चीज़ अचीव नहीं कर सकती और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो जब भी आप उस कंफर्ट ज़ोन के सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको पसीना आने लगता है, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आप अपने आप से ये सवाल करने लगते हैं कि विल आई बी एबल टू हैंडल इट? क्या मैं ये हैंडल कर सकूँगा? क्या लोग मेरे पे हँसेंगे तो नहीं? क्या मेरे फ्रेंड्स और दोस्त इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या ये जो आपका डर है, वो जो फ़ियर है आपका, ये आप लेकिन जब आप उस इन सब से बाहर निकलने की जैसी कोशिश करेंगे ना, अपने डर का सामना करने लगेंगे, तो फिर आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा, इज़ इट फ़ियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट? मतलब कि ये जब भी आप कोई न्यू चीज़ करने लगेंगे ना, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि या एक्चुअली आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कोई न्यू प्रोस्पेक्ट और कोई न्यू चैलेंजिंग एक्टिविटी की तरफ आप यकीनन जा रहे होंगे और ये कुछ भी हो सकता है। ये चेंजिंग करियर हो सकता है, लर्निंग न्यू स्किल हो सकता है या स्टार्टिंग अ बिज़नेस हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है।
कुछ लोगों को से अपने आइडियाज़ शेयर करना भी हो सकता है। तो इस तरह के काम जो है ना, ये कम्फ़र्ट ज़ोन के बाहर होते हैं। मैंने आपको बताया कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर वो काम, कम्फ़र्ट ज़ोन होता क्या है बेसिकली? कम्फ़र्ट ज़ोन वो होता है कि जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं विदाउट एनी फेसिंग एनी फ़ियर्स, लेकिन उसमें ग्रोथ आपकी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस कम्फ़र्ट ज़ोन के सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपके दिलो-दिमाग में ये इस तरीके के सवाल आने लगते हैं कि लोग मेरे पे हँसेंगे तो नहीं? या मैं इसको हैंडल कर सकूँगा नहीं? और आपको एक डर, फ़ियर और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ आने लगती है। जब भी आपको ये फ़ील हो, यकीनन वो आपका आप आउट ऑफ़ कम्फ़र्ट ज़ोन आप निकल रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में, और अपने डर का सामना कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डर को एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं। तो अब अच्छा, अब राइटर के मुताबिक जो है ना, बहुत सारे लोगों, बल्कि ऑलमोस्ट लोगों के जो डर है ना, वो कॉमन होते हैं। ये इस तरीके का है कि राइटर के मुताबिक जब भी कोई सेमिनार राइटर अटेंड करते हैं, लोगों को सेमिनार देते हैं कॉर्पोरेट में और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो राइटर ना क्या करता है कि लोगों में कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंडेक्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हर किसी को बोलता है कि भाई अपने-अपने डर जो है ना, वो उन कार्ड्स में लिख दें। अब राइटर ने इसी तरीके इस डेटा के ज़रिए से रियलाइज़ किया है कि इंसानों के डर ना, वो मोस्टली कॉमन ही होते हैं। जो मतलब हर कि आप किसी से भी पूछेंगे ना, उनका डर कुछ ना कुछ कॉमन ही निकल कर आएगा। अब इस तरीके से राइटर ने ना हर सेमिनार में लोगों से डेटा इकट्ठा किया और उनसे पूछते हैं कि भई आपके डर क्या हैं? अब किस तरीके के डर हैं जो द मोस्ट कॉमन फ़ियर्स, मतलब कौन से मोस्ट कॉमन फ़ियर हैं इंसानों के अंदर? अ पहला तो वो मोस्ट कॉमन फ़ियर है पब्लिक स्पीकिंग और गिविंग प्रेज़ेंटेशन। ये मतलब मोस्ट कॉमन फ़ियर्स है जो राइटर को राइटर के डेटा ने सामने लेकर आए हैं कि लोग कहते हैं कि मोस्ट पीपल यही कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग और गिविंग प्रेज़ेंटेशन अ, ये नंबर 1 पे है, ठीक है? मोस्ट कॉमन फ़ियर्स अमंग ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा है कि हियरिंग द वर्ड नो, मतलब दूसरा कॉमन फ़ियर ये है कि नो वर्ड सुनना, कि आपके आइडियाज़ आप किसी के साथ शेयर करें और वो आपके आइडिया पे नो कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर पे राइटर ने इसको रखा है। तीसरे नंबर पे है चेंजिंग द जॉब और स्टार्टिंग देयर ओन बिज़नेस, मतलब ये तीसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन फ़ियर है इंसानों के दरमियान कि किसी भी आप जॉब में काम कर रहे हों और वो आप उसके अंदर आपको कोई न्यू चैलेंजिंग चीज़ नहीं मिल रही, या वही एक कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर काम कर रहे हैं, करते रहें, कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपका एक कम्फ़र्ट ज़ोन हो जाता है, और वो आप उससे फिर निकलना नहीं चाहते हैं। आप जॉब स्विच नहीं करना चाहोगे कभी भी, और या उसको छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहोगे। राइटर ये इसलिए कह रहा है कि कॉर्पोरेट में यही होता है अक्सर कि लोग जो है ना, सैटिस्फाइंग एनवायरनमेंट तो चाहते हैं, लेकिन वो उससे निक लेकिन जब उसको मिल जाए तो वो उससे निकलना नहीं चाहते। दे आर अफ्रेड टू डू एनीथिंग अबाउट इट, मतलब वो इससे निकलना कभी भी नहीं चाहते। ये नंबर 3 पे है मोस्ट कॉमन फेयर्स में। चौथा है टेलिंग मैनेजर्स और एग्ज़ेक्टिव नेगेटिव न्यूज़, मतलब मैनेजर्स और एग्ज़ेक्टिव लेवल्स के बंदों को कोई नेगेटिव न्यूज़ देना। तो ये चौथा कॉमन फेयर है, और पाँचवाँ ये है टॉकिंग टू पीपल इन अपर मैनेजमेंट। मतलब ये है कि किसी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो जो लोअर तबका जो होता है, या एंट्री लेवल के जो लोग होते हैं, वो अपने अपर लेवल मैनेजमेंट से बात करते हुए डरते हैं, या उनको उनसे कुछ भी हाय हेलो करना या कुछ भी पूछना, वो उनसे बात करते हुए कतराते हैं और डरते हैं। ये पाँचवाँ कॉमन फ़ियर है। और जो छठा है वो फ़ियर ऑफ फेलियर है, मतलब फे कि फ़ेल होने का डर जो है, ये छठे नंबर पे मोस्ट कॉमन फ़ियर्स में है। इसके बारे में हम 11वें चैप्टर में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो ये जो थे, ये मोस्ट कॉमन फेयर्स थे अमंग पीपल। तो अब इसमें से आपने देखना है कि आपका इसमें से कौन-सा कॉमन फेयर है, और आप अपने आप को किस कैटेगरी में इस वक़्त फ़ॉल करते हैं। अगर तो आपका फेयर जो है इन कॉमन फेयर्स में नहीं आता, तो वेल एंड गुड, इसका मतलब ये है कि आप वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल चुके हैं, और अब अपने फेयर्स का सामना कर लिया है, और आपने यकीनन लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही होगा। और आप जो भी आपका अगर फ़िर इसके अलावा भी कोई है, तो यकीनन आप उसको भी ओवरकम आसानी से कर लेंगे।
अच्छा, द बेनिफिट ऑफ बैकिंग अवे फ्रॉम योर फियर्स। अच्छा, अब डर डर का सामना ना करने से का भी एक बेनिफिट होता है। मतलब आप डर से भाग जाएँ, अपने डर का सामना किए ना करें और उससे डर के भाग जाएँ, डर से ही डर के भाग जाएँ, जो भी आपके डर है, तो उसका भी एक फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सिचुएशन को फ़ौरन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला जाए, आपकी अपनी उसकी अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में, और वो बोले कि भई मैं नहीं करता, तो यकीनन उसने अपने आप को फ़ौरन बचा लिया उस मेहनत से, कि जो रात-रात को रात-रात को मेहनत करके उसे प्रेज़ेंटेशन बनानी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। वो सब काम करने पड़ते उस पब्लिक स्पीकिंग प्रेज़ेंटेशन के लिए, जो कि उसको करने पड़ते। अपने डर का सामना करना पड़ता उसको। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपने आप को उससे डर के ही भाग गया कि भई मैं नहीं प्रेज़ेंटेशन नहीं देता। तो उसने इस सब से फ़ौरी रिलीफ़ हासिल कर लिया। इससे वो जो एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन थी ना, वो जो इंसान के दिल तेज़-तेज़ धड़कने लग जाता है और पसीना-सा आने लगता है, टाँगें काँपने लगती हैं या टाँगें टाँगने लगती हैं। इस तरह का कुछ होता है तो इंसान फ़ौरन जो है ना, उस सिचुएशन से अपने आप को जो बचा लेता है। तो ये बेनिफिट है। तो ये डर का सामना ना करने का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है। लेकिन ये ओनली यही बेनिफिट है, इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। राइटर के मुताबिक भी यही है कि क्या डर का सामना करने का कोई और बेनिफिट है? तो राइटर ने आज तक इसका जवाब हज़ारों लोगों से सेमिनार्स में पूछा है, लेकिन आज तक कभी किसी और ने इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं बोला। तो डर से भाग जाने का भी बेनिफिट है और सिर्फ़ ये ही इकलौता बेनिफिट है, इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इसकी एक प्राइस भी फिर आपको पे करनी पड़ती है। वो प्राइस ये होती है कि आपका सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाता है। आपका जो आप पावरलेस फ़ील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं। आपकी जो सक्सेस है वो सबोटाज हो जाती है। वहीं समझो सक्सेस वाला सीन नहीं है फिर। आपको जो है ना एक बोरिंग लाइफ़ सी एक अनइवेंटफुल सी और बोरिंग सी लाइफ़ सी फिर जीनी पड़ती है। तो ये आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। आप शॉर्ट टर्म तो गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन अपनी एंग्ज़ायटी और वो सिचुएशन जो है ना, उससे फ़ील करने से, लेकिन उसकी आपको एक प्राइस बहुत अच्छी खासी प्राइस पे करनी पड़ती है कि आपका इवन कोई फ़ायदा आपको इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये एक बिल्कुल पागलपन सा है कि आप डर के से भाग जाएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल ना करें सही तरीके से, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और उस अपने डर का सामना किए बगैर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। उससे डर के भाग जाएँगे, यकीनन फिर फ़ौरी तौर पे आपका वो सिचुएशन जो है ना आपके कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन आप उस कन्फ्रंट किए बगैर आप वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। अब राइटर की एक हाई स्कूल स्ट्रैटेजी है। राइटर की स्ट्रैटेजी ये है कि राइटर भी उसका भी ये फ़ियर था कि हाई स्कूल में उसने उसने एक अपना-सा वो बनाया हुआ था अपने अंदर से कि भई मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई नो नहीं कह सकता, किसी को भी डेट पे ले जाने के लिए मैं पूछूँगा ही नहीं तो मुझे कोई नो कैसे करेगा। उसने एक अपने अंदर से एक वो बनाया हुआ था कि नहीं भई मुझे कोई नो ना कहे तो इसलिए मैं किसी से पूछूँगा ही नहीं डेट पे जाने के लिए। क्योंकि राइटर के मुताबिक वो टॉम क्रूज़ तो है नहीं, लेकिन अच्छा खासा गुड लुकिंग तो है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी से पूछा ही नहीं डेट पे ले जाने के लिए, तो उसको किसी ने कभी नो ही नहीं बोला। तो लेकिन उसके जो दोस्त थे, दोस्तों को अक्सर वो डेट पे ले जाने के लिए पूछते थे और वो यकीनन सक्सेसफुल भी रहते थे। तो ये एक ऐसा एक माइंड में भी बन जाता है कि भई हम अपना फ़ियर का सामना ही नहीं करेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। हमें अपना फ़ियर का सामना करने की क्या ज़रूरत है? तो लेकिन इससे वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू एक्टिविटी नहीं मिली, वही बोरिंग लाइफ़ में जैसे आप जी रहे हैं वैसे ही हैं। तो ये चीज़ तो है कि इंसान जब तक कि कोई चीज़ को सामना नहीं करेगा, उसको फ़ेस नहीं करेगा, वो न्यू चीज़ कोई गेट भी नहीं कर सकता। तो लेकिन राइटर आप ये फ़ील करते हैं कि अगर वो उस टाइम पे अगर वो अ, लोगों को डेट पे के लिए पूछ लेते, तो यकीनन कुछ लड़कियाँ उनको नो कहती, लेकिन फाइनली उनको येस भी कहीं न कहीं से मिलता और इस तरीके से उनका वो करेज भी ज़्यादा बिल्ड होता। लेकिन राइटर ने नेक्स्ट में ये बताया कि फाइनली लॉ स्कूल में उन्होंने जाके डेट के लिए लोगों से पूछना शुरू किया और कुछ बेबी स्टेप्स लिए और उनका कुछ
अपने फ़ियर्स को उन्होंने कन्फ्रंट किया, कुछ रिजेक्शन भी हुई लेकिन लिटिल बाय लिटिल उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और फाइनली उन्हें अपनी जो वाइफ़ है उनकी डोलोर्स वो मिली और अब उनकी शादी को 30 साल भी हो चुके हैं। राइटर अपनी मिसाल दे रहे हैं कि वो भी कोई डिफरेंट नहीं है बाकी लोगों से, उन्हें भी इतना ही डर लगता था कोई न्यू चैलेंज को फेस करने में। और 30 साल पहले वो कह रहे हैं कि मैंने जब मैंने जब डिग्री ली थी लॉ लॉ अटॉर्नी की, तो I was someone who was shy, insecure, scared and self conscious। मतलब ये ऐसे लोग थे कि वो बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान थे, इनसिक्योर थे, डर लगता था उन्हें, वो सेल्फ कॉन्शियस थे। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये चीज़ें आपको लगता है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की हो सकती हैं आज? लेकिन लेकिन ये वो हैं जिन्होंने जो आज एक बहुत ही ग्रेट मोटिवेशनल कंटेंट राइटर हैं, स्पीकर हैं और इनका कंटेंट वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। लेकिन 30 साल पहले ये क्या थे? ये बोलते हैं कि मैं भी एक डरा हुआ लड़का था जो कि एक अटॉर्नी था, अटॉर्नी की लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद अटॉर्नी बना था। लेकिन क्योंकि वो हैप्पी नहीं थे, उनका वो एटीट्यूड नहीं डेवलप हुआ था, और अपने फ़ियर्स का सामना करने का वो पॉज़िटिव एटीट्यूड उनके अंदर नहीं था, तो इसलिए उस वक़्त तक उनको कुछ भी न्यू चीज़ करने से डर लगता था। लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर फाइनली इन्होंने कन्फ्रंट किया अपने फ़ियर्स को, अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप किया और फिर एक कैन डू एटीट्यूड, मतलब कि मैं कर सकता हूँ एटीट्यूड उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया, जिसने उन्हें एक एक्स्ट्रा पुश दिया कि टू टेक एक्शन। जब भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है तो एक टू टेक एक्शन का की तरफ रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। टेक एक्शन करते हैं आप उसके नतीजे में। तो जब राइटर ने ये करना शुरू किया, अपने आप को इस ग्रेट एटीट्यूड से लैस किया और फिर अपने लाइफ चेंजिंग पोटेंशियल के साथ उन्होंने एक्शन लेना शुरू किए और फाइनली वो अब यहाँ इस जगह पर हैं कि एक ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अम, तो ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है? तो स्टार्ट में ये ऐसे ही होती है कि आपको एक अनकम्फ़र्टेबल सी सिचुएशन फ़ेस करना पड़ती है। अपने फ़ियर्स को फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को आपको रीफ्रेम द सिचुएशन करना पड़ेगा कि आपकी मिसाल के तौर पे जब भी अगर किसी को कोई बोला जाए कि आपने एक पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आपके अंदर से ये लोगों को फ़ील आता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकूँगा, लोग मेरे पे हँसेंगे या क्या। तो ये जो थिंकिंग है ना आपके अंदर की, यही आपको फिर वो एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन से दूर भगा देती है। एंग्ज़ायटी को तो फ़ेस करना ही करना पड़ेगा। वो जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको आप फ़ेस किए बगैर, ये कोई जादू की छड़ी घुमा के आप उस सिचुएशन को अपने फ़ियर्स को फ़ेस किए बगैर आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। अगर तो आपने कुछ अचीव करना है। हाँ, अगर आप उसको फ़ेस ही ना करें और दूर भाग जाएँ और फिर भी आप बोलें कि मुझे वो सक्सेस मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी, आपको अपने उस फ़ियर को फ़ेस ही करना पड़ेगा, उस एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन से को फ़ेस ही करना पड़ेगा। लेकिन उस थिंकिंग के साथ नहीं, जो थिंकिंग आपके अंदर है कि मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया या लोग मेरे पे हँस पड़े, या ये जो थिंकिंग आपके अंदर आ रही है ना, ये वो अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए कि आपने अपने आप को कंसीडर योरसेल्फ एज़ इमीडिएट विनर, मतलब आप आपको अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, मैं तो ये जीत कर ही आऊँगा, मैं तो ये हासिल करके ही आऊँगा, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ एक्शन लिया है, मैं विनर हूँ इस सिचुएशन का। जब आपने क्योंकि फर्स्ट स्टेप ले लिया, फेस करने गए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई मैं तो जीत कर ही आऊँगा, मेरी तो यहाँ पे विन-विन सिचुएशन है मेरे लिए। क्योंकि अपने फ़ियर का सामना करना ही एक बड़ी बात होती है। तो जब आपने अपने फ़ियर का सामना कर लिया तो ये आपके लिए विन-विन सिचुएशन है और इस एटीट्यूड के साथ जो है ना आप रिज़ल्ट्स भी आपको पॉज़िटिव इसका मिलेगा। राइटर कह रहे हैं कि जैसे कि द मोमेंट यू आर अफ्रेड, लेट्स अज्यूम यू आर अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन उस लम्हे जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों के सामने जाके स्पीकिंग करूँगा, तो वो और आप एक ऐसा करते भी हैं,
हालाँकि आपके घुटने जो हैं वो शेक कर रहे हों, आपकी वॉइस जो है वो लड़खड़ा रही हो, डज़न्ट मैटर। ये सिचुएशन जो है ना, यू फेस्ड योर फियर्स एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज। आपने अपने फियर को फेस किया है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कांग्रेचुलेशन। आपने सिचुएशन अपने नाम कर लिया, आप जीत चुके हैं। क्योंकि ये यहाँ इसको फेस करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको फेस करना। और ये आहिस्ता-आहिस्ता ही फिर आप उसमें काबिलियत या महारत हासिल करते हैं। कोई भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही पब्लिक स्पीकिंग में आप एक ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। या आप अच्छे से बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर बन जाएँगे या ग्रेट स्विमर बन जाएँगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी। अब राइटर अपनी मिसाल दे रहे हैं कि 1988 में जब वो पहली प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे किसी पर्सन के सेल्स ग्रुप को लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उनकी टांगें भी काँप रही थी, उनकी आवाज़ वॉइस भी लड़खड़ा रही थी और उनकी नज़र बार-बार उनके नोट्स के ऊपर जा रही थी। लेकिन वो 30 साल पहले और आज तो कितना फ़र्क है अब। उन्होंने उनके मुताबिक जब पहली प्रेज़ेंटेशन वो दे रहे थे उसमें तो ये सब सिचुएशन थी उनके साथ। लेकिन जब उन्होंने दूसरी प्रेज़ेंटेशन दी, दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए, फिर उनकी नज़रें उनके नोट्स पे कुछ कम थी। जब तीसरी उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कुछ कम थी और ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनके मुताबिक कि 5वीं कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बिल्कुल ही अपने नोट्स को देखा ही नहीं। तो अ, तो इससे बंदा आहिस्ता-आहिस्ता ही सीखता है अपनी जो भी आपके फेयर्स हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में यकीनन आप बहुत ग्रेट उसके अंदर नहीं बनते, आहिस्ता-आहिस्ता ही उसको फेस करने से आप अचीव करते हैं जो भी आपके गोल्स हैं या फेयर्स हैं। राइटर ने एक और मिसाल दी है, एग्ज़ाम्पल दी है इस चैप्टर में। एक औरत हैं जिनका नाम है डॉटी बर्मन। ये एक स्कूल टीचर थीं। इनका जो शौक था वो सिंगिंग था, शोबिज़ की दुनिया में था, लेकिन ये क्योंकि एक टीचर थीं और क्योंकि अपने खर्चे वगैरह निकालने के लिए इनको अपने पेचेक पे, अपनी तनख्वाह पे, अपनी सैलरी पे गुज़ारा करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि इनका जो अ, फ़ियर था वो यही था कि ये अगर ये जॉब छोड़ देंगी तो किस तरीके से अपना गुज़र-बसर करेंगी और कैसे इनका गुज़ारा होगा। कभी-कभार इन्होंने 1-2 दफ़ा रेज़िग्नेशन भी दिया इन्होंने, लेकिन फिर उस डर से कि किस तरीके से हाउ शी विल मैनेज, उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन वापस ले लिया और फिर इसी तरीके से वो 50 साल की हुई, उन्होंने एक दफ़ा फिर रेज़िग्नेशन दिया और फाइनली 60 इयर्स की एज में उन्होंने एक दफ़ा फिर हिम्मत करके अपना एक सॉन्ग ऑब्वियसली इस एज में इस एज में उन्होंने एक बार फिर उन्होंने कोशिश करके अपना शोबिज़ की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की। लेकिन और वो फाइनली इनको वो कुछ अचीव फाइनली 1998 में इन हर 60s रिलीज़ हर मार्वेलस सीडी। इन्होंने अपनी एक सिंगिंग सीडी रिलीज़ की और जो कि और फिर वो और उन्होंने उस सीडी की बिना पे उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि अ, न न्यूयॉर्क में किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए से उनको एक तरीके से फ़ेम मिला और वो इसमें उन्होंने अचीव किया। तो मिसाल के तौर पे कहने का ये है कि ये जब इन्होंने फाइनली स्टार्ट में तो इन्होंने अपने उस फ़ियर्स का सामना नहीं किया, लेकिन इन द एंड उन्हें करना पड़ा और उसी की बिना पर उनको वो जो चाहती थी लाइफ़ में मिला। विदाउट अपने फ़ियर्स को फ़ेस करने पे अ, उन्होंने वो नहीं हासिल कर सकती थी। तो ये बेसिकली एक मिसाल थी इसके अंदर। अब राइटर के मुताबिक जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की जो उम, स एडवाइस थी, इन्होंने फ़ॉलो किया, जो कि एडवाइस थी कि डू द थिंग यू फ़ियर एंड द डेथ ऑफ फ़ियर्स इज़ सर्टेन। जिससे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि आपके जो फ़ियर्स हैं उनका सामना करो, आपका जो फ़ियर है उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब डर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो इन द एंड राइटर ने इन एंड में ये भी कहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन को भी एक्सपेंड करें। आपका जो भी कंफर्ट ज़ोन है, जैसे कि इनके कंफर्ट ज़ोन था मोटिवेशनल स्पीकिंग का, उन्होंने उसको एक्सपेंड करते गए। फिर वो जैसे-जैसे अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सपेंड करते गए, वो एक बेटर सेल्समैन भी बन गए, बेटर बिज़नेसमैन भी बन गए और बेटर लिसनर भी बन गए।
तो अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सपैंड करने का तरीका यही है कि और चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, न्यू एक्टिविटीज़, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उनको उनके फ़ियर्स जो भी हैं उनका सामना करो और उसी के मुताबिक एक्शंस लो। ठीक है? तो ऐसे करने से जो है ना आप अपने कंफर्ट ज़ोन को भी एक्सपैंड कर सकते हो। तो इन द एंड यही है कि भई कन्फ्रंट योर फ़ियर्स, अपने फ़ियर्स का जो है ना सामना करो और आप एक न्यू ऐसा अपना पोटेंशियल डेवलप कर लेंगे जो कि आपके लिए एक्साइटिंग, फुलफिलिंग लाइफ़ होगा जो कि रियली आप डिज़र्व करते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।